लोहड़ी केवल अग्नि का पर्व नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश का उत्सव है जो हमें अंधकार से आगे ले जाता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जैसे धूप से ठिठुरन मिटती है वैसे प्रेम, साझेदारी और आभार से जीवन की कठोरताएं पिघला करती हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसदीय इतिहास में पहली बार रविवार के दिन पेश होगा केंद्रीय बजट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को की औपचारिक घोषणा। बोले, हम जनता के सेवक, हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे। 16 वर्ष बाद भारत करेगा राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर दी जानकारी। 14 से 16 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में आईपीओ और सीपीए के प्रेसिडेंट सहित राष्ट्रमंडल देशों और सेमी ऑटोनोमस पार्लियामेंट्स के 61 स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेंगे हिस्सा। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में करेंगे सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित ड्रग फ्री कैंपस अभियान के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन को करेंगे संबोधित। युवाओं से नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने का करेंगे आह्वान। नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और छात्रों को अनुशासित जीवन के लिए प्रेरित करना है उद्देश्य। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मामले। केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर राष्ट्रीय प्रकोप प्रतिक्रिया दल किया तैनात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। भारत की रक्षा तकनीक में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। डीआरडीओ के स्वदेशी MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण। टॉप अटैक मोड में मूविंग टैंक ध्वस्त। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की है ये मिसाइल। हर बार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होता रहा है। हालांकि इस बार 1 फरवरी को रविवार का दिन पड़ रहा है। इसके कारण अटकलें लगाई जा रही थी कि 1 फरवरी को रविवार होने के कारण बजट 2 फरवरी को पेश किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि बजट रविवार को ही पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। बजट सेशन राष्ट्रपति के संसद की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से शुरू होगा। बजट सत्र 30 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट और 1 फरवरी को रविवार का दिन पड़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 1 फरवरी 2026 रविवार को बजट की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। क्या संडे क्या मंडे, हम जनता के सेवक हैं। 1 फरवरी को ही बजट की कार्रवाई होगी सुबह 11 बजे। संसद सदस्य रविवार, शनिवार 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। देश और दुनिया के अंदर कई संसदें ऐसी है जहां संसद में गतिरोध ही नहीं होता, कभी गतिरोध नहीं हुआ। हमारी भी अपेक्षा ये है कि भारत के संसद के अंदर भी गतिरोध हो, लेकिन चर्चा संवाद से उसका समाधान निकले और संसद के अंदर कार्रवाई चले। संसद के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, ये संसद की मर्यादा नहीं रहती। और इसीलिए हमारा हमेशा जब मैं पीठ पर बैठता हूं तब भी आग्रह करता हूं कि हमें दुनिया की संसदों को ये भी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कि भारत की संसद में गतिरोध नहीं होता। गतिरोध होता है तो उसकी चर्चा संवाद से समाधान निकलता है। और अब भारत में 16 वर्ष बाद आयोजित होने जा रहे 28वें CSPOC की
राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल राजधानी पहुंचने शुरू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र की समझ को बढ़ावा देना, संसदों में निष्पक्षता बनाए रखना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। इस सम्मेलन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। 28वें CSPOC के प्रमुख विषय की बात करें जिन पर चर्चा होनी है, उनमें संसदीय कार्यप्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का उपयोग, संसदों में नवाचार और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा, सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर विचार विमर्श शामिल होगा। निश्चय ही ये सम्मेलन भारत की तकनीकी प्रगति और वैश्विक संसदीय सहयोग की प्रतिबद्धता को विश्व मंच पर दर्शाएगा। सम्मेलन में IPU और CPA के प्रेसिडेंट्स सहित कॉमनवेल्थ देशों और सेमी ऑटोनोमस पार्लियामेंट्स के 61 स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स शामिल होंगे। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 16 साल बाद ये सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है और कितना महत्वपूर्ण ये आयोजन है। CSPOC के 28वें सम्मेलन में सम्मिलित कॉमनवेल्थ देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का मैं भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में ऐतिहासिक और भव्य कॉन्फ्रेंस संपूर्ण विश्व में संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त करने का माध्यम बनेगी। 14 से 16 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। हमारे लिए गर्व का विषय है कि CSPOC में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक देशों की भागीदारी इस सम्मेलन में हो रही है। IPU और CPA के प्रेसिडेंट भी इस सम्मेलन में भारत आ रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। CSPOC के 28वें सम्मेलन में कॉमनवेल्थ के देशों के स्पीकर्स संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के उपयोग पर चर्चा करेंगे। संसद में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए रचनात्मक तरीकों और संसद के अंदर पीठासीन अधिकारी और अध्यक्षों की लोकतंत्र के अंदर संसदीय संस्थाओं को और मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। मुझे विश्वास है ये कॉन्फ्रेंस विश्व में संसदीय लोकतंत्र के नए आयाम स्थापित करेगी तथा हमारी संसदों की दक्षता को और अधिक बढ़ाएगी। मैं इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे सभी डेलीगेट का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है आप यहां से सुखद यादें लेकर जाएंगे और यहां से लोकतंत्र की संस्थाओं को और सशक्त और जनता के प्रति और जवाबदेही बनाने के लिए सार्थक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। भारत
भारत के स्पेस स्टार्टअप अब लगातार कमाल करके दिखा रहे हैं। साथियों, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं। आप कल्पना करिए कि अगर ड्रोन उड़ाने पर 24 घंटे अनेकों तरह की पाबंदी लगी रहती तो क्या होता? ये थी। पहले हमारे यहां ड्रोन उड़ाना या बनाना दोनों कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। लाइसेंस लेना पहाड़ चढ़ने जैसा काम था और इसे केवल सुरक्षा के नजरिए से ही देखा जाता था। हमने नए नियम बनाए, नियम आसान किए। इसके कारण आज हमारे यहां कितने ही युवाओं को ड्रोन से जुड़े सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिला है। युद्ध क्षेत्र में मेड इन इंडिया ड्रोन देश के दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हमारी नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को ही मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में एक प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे थे और युवाओं से बात भी कर रहे हैं। युवाओं ने जो प्रदर्शनी में प्रोजेक्ट लगाए थे उसके विषय में समझने का प्रयास भी किया प्रधानमंत्री ने। एक रोबोट है जिसके विषय में युवा बता रहा है। वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से बौद्धिक अखंडता और राष्ट्र निर्माण को कायम रखने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक मूल्यों का साथ साथ विकास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके उपदेशों को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य चरित्र निर्माण करना, बुद्धि को मजबूत करना और व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उचित शिक्षा और प्रशिक्षण ही भारत के युवाओं को प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्षम बनाएगा। Swamiji Vivekananda ji has said, we want the education by which character is formed. Strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet. That is the importance of education for which these universities have been created. While I congratulate the graduates for attaining this milestone in their lives, I urge you to reciprocate as every Guru got his own Guru Dakshana, and I am requesting you to give as Guru Dakshana that you should work for our country's economic, social and scientific prosperity. All your knowledge, all your talents, all your efficiency should be useful for you and for the rest of the society. I firmly believe that in its education alone and proper training that will empower our youth to take our nation forward towards the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, a Viksit Bharat by 2047.
उपराष्ट्रपति ने जेएनयू के समावेशी वातावरण और छात्र प्रवेश और संकाय भर्ती दोनों में समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जेएनयू के निरंतर प्रयासों की भी प्रशंसा की। And the traditional values should grow together. It is not for confrontation with each other, but for making finer conclusions. When our Vice Chancellor was telling your great 10 things, the democracy, debate, discuss, differ, yes, everything is fine. My only humble request to add one more. Finally, you should come to a finer conclusion for the smooth functioning of everything. You are the leaders, you are going out. We are supposed to differ on many things. Once a conclusion has been to be arrived, it may be on consensus or by majority. Once the decision has been taken, everybody should have the habit of cooperating with everyone so that the decision can be implemented so smoothly for running the administration. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली विश्वविद्यालय के ड्रग फ्री कैंपस अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित ड्रग फ्री कैंपस अभियान के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन को संबोधित करेंगे और युवाओं से नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने का आह्वान करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसरों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और छात्रों को स्वस्थ, सकारात्मक एवं अनुशासित जीवन की ओर प्रेरित करना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम उत्कृष्ट प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, कार्यकारी समिति की संरचना, राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल संघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड के लिए ढांचा प्रदान करते हैं। नियमों में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के साथ राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी दी गई है। प्रमुख प्रावधानों में से एक ये है कि राष्ट्रीय खेल निकायों की आम सभाओं में कम से कम 4 उत्कृष्ट प्रतिभा वाले खिलाड़ी शामिल हों। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में विशेष रूप से आम सभा में 50% उत्कृष्ट प्रतिभा वाली महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। एसओएम के रूप में नामित होने के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उन्हें सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त होना चाहिए तथा आवेदन की तिथि से कम 1 वर्ष पहले तक किसी भी ऐसी खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप किसी जिले, राज्य या भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन होता है। भारत की रक्षा तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के केके रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। ये मिसाइल टॉप अटैक मोड में चलते हुए टारगेट यानी कि मूविंग टैंक को मारने में पूरी तरह से सफल रही। ये भारत की सेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये आधुनिक मुख्य युद्ध टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकती है। ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो टॉप अटैक मोड में चलते टारगेट को मार सकती है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी ये मिसाइल आधुनिक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। ये मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर से लैस है जिससे ये दिन और रात दोनों में सटीक लक्ष्य भेदने में सक्षम है।
पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मामलों की पहचान के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए त्वरित और व्यापक कदम उठाए हैं। 11 जनवरी 2026 को कल्याणी स्थित ICMR के वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के एम्स कल्याणी में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामलों की पुष्टि हुई है। मामले सामने आते ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ समीक्षा बैठक की और त्वरित तथा समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की। राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए केंद्र की ओर से एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल तैनात किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर भी बातचीत कर राज्य को तकनीकी, लॉजिस्टिक और संचालन स्तर पर हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित ICMR के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन कोलकाता, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके सदस्यों का एक तरीके से गठित टीम को हम लोगों ने वहां पहुंचाया है वेस्ट बंगाल में कार्य करने के लिए। निपा वायरस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज अलर्ट के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसको भी केंद्र सरकार गाइडलाइंस को राज्य के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस यूनिट के साथ साझा कर दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। भारत सरकार इस घड़ी में वेस्ट बंगाल सरकार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। भारत सरकार पूरी तरीके से टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने द्विपक्षीय साझेदारी के समग्र विस्तार के लिए व्यापक बातचीत की और इसी के साथ दोनों देशों ने शिक्षा क्षेत्र में रिश्तों का विस्तार करने के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत और जर्मनी ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कई पहलों की घोषणा की है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। चलते चलते हम आपको सोमवार को इन संबंधों में आई नई ऊर्जा से जुड़े वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं।
जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी। भारत और जर्मनी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे।